जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए आपके लिए स्पेशल क्लास पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं पंचायती राज व्यवस्था अर्थात पटवारी एग्जाम के लिए। कैसे कैसे क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिया था त्रिस्तरीय व्यवस्था का, तो आज बताने वाले हैं क्या है त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ। टॉपिक का जो नाम होगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, और इस पे आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था। अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होती है। पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बलवंत राव मेहता समिति। बलवंत राव मेहता समिति 1957। क्लियर। ये क्वेश्चन यही से निकल कर आता है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया। तो बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा 1957 में त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या दिया गया था दोस्तों, सुझाव दिया गया था। क्लियर। यदि आता है कि किस समिति के द्वारा, तो किस समिति के द्वारा, यह होगी बलवंत राय मेहता समिति। यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सर्वप्रथम त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया। हाँ, क्लियर। 1957 में। अब बात करेंगे कि दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था होती क्या है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था को समझने के लिए अपन तीन, यानी त्रि का मतलब होता है तीन और स्तर का मतलब होता है भाग, यानी तीन भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहला भाग अपन क्या बनेगा, पहला बनेगा अपन का ग्राम पंचायत। दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, दूसरा बनेगा अपना जनपद पंचायत। और तीसरा जो उच्च स्तर कहलाता है ग्राम पंचायत में वो होगा जिला पंचायत। क्या होगा, जिला पंचायत। तो क्लियर है दोस्तों, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या होती है, जनपद पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, आज अपन इस पर महत्वपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं। दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी समय टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे, जिससे हमें भी समझ में आए कि आपको क्लास किस प्रकार से समझ में आ रही है। तो अपन एक एक स्तर पर बात करेंगे। पहले किस स्तर पर बात करेंगे, ग्राम लेवल का। तो यहाँ आज अपना जो टॉपिक रखने वाले पहला टॉपिक वो हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्तों, ग्राम पंचायत। तो अपन बात करेंगे ग्राम पंचायत पर कि क्या होती है ग्राम पंचायत, किसे ग्राम पंचायत में शामिल करेंगे, किसे शामिल नहीं करेंगे, ग्राम पंचायत बनाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, कितने वोटरों की आवश्यकता, मतदाताओं की आवश्यकता होती है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने सदस्य, अधिकतम कितने सदस्य, इसके पदाधिकारी कौन होंगे, इसके अधिकारी कौन होंगे, इसके राजस्व अधिकारी कौन होंगे, इन सब पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं अपन ग्राम पंचायत पर। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि ग्राम पंचायत किसे कहेंगे, यानी क्या होती है ग्राम पंचायत। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम 1000 मतदाता, कितने 1000 मतदाता क्या होते दोस्तों, अनिवार्य होते हैं यदि अपन को ग्राम पंचायत गठित करनी है। यानी गांव ग्राम पंचायत, तो याद रखिए गांव कुछ भी हो सकते
सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत जो अगर गांव की बात करते हैं तो जैसे मध्य प्रदेश में बात करते हैं 54,903 गाँव, कितने 54,903 गाँव, उनमें से 52,117 आबाद ग्राम या स्वतंत्र ग्राम की श्रेणी में शामिल किए हैं। लेकिन ग्राम पंचायत अलग, क्योंकि हो सकता है बड़ा गांव हो तो एक ग्राम पंचायत हो सकता है 2 गांवों को मिलाकर के भी एक ग्राम पंचायत बनाई जाए। तो कल क्वेश्चन आएगा कि एक ग्राम पंचायत गठित करने के लिए कम से कम कितने मतदाता अनिवार्य होते हैं? तो कितने मतदाता अनिवार्य होते हैं दोस्तों? कम से कम 1000। तो क्लियर है कि एक ग्राम पंचायत गठित करने के लिए कम से कम 1000 मतदाता अनिवार्य होते हैं। क्लियर कि यदि ग्राम पंचायत गठित करनी है तो अनिवार्य होगा कि वहां पर कम से कम 1000 मतदाता अनिवार्य होना चाहिए। अब बात कर लेंगे ग्राम पंचायत के सदस्यों की। सदस्य, इसकी बात करने वाले हैं सदस्यों की कि ग्राम पंचायत में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य कितने होंगे। तो पहले न्यूनतम सदस्यों की बात करते हैं तो न्यूनतम होंगे दोस्तों कम से कम 10 और अधिकतम कितने होंगे? तो अधिकतम होंगे 20। यानी अगर कम से कम सदस्यों की बात करते हैं कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने सदस्य तक चुने जाएंगे, तो कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे दोस्तों? वो चुने जाएंगे 10। और अधिकतम कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो अधिकतम चुने जाएंगे 20। यानी कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य तक चुने जाते हैं किसी ग्राम पंचायत में। क्लियर कि ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम 1000 मतदाता होना चाहिए। और ग्राम पंचायत में जिसे सदस्य कहेंगे या ग्राम पंचायत सदस्य कहेंगे या पंच कहेंगे या वार्ड मेंबर कहेंगे, तो कम से कम 10 और अधिकतम 20 पंच तक चुने जाएंगे किसी एक ग्राम पंचायत में। अब बात करेंगे दोस्तों सदस्यों का चुनाव। किस पर बात करने वाले दोस्तों? यानी जो ग्राम पंचायत के सदस्यों होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। तो पहले सदस्यों की बात कर लेंगे। उनका चुनाव होगा दोस्तों प्रत्यक्ष, व्यस्क, मताधिकार से। कैसे होगा उनका चुनाव? यानी जो ग्राम पंचायत में सदस्यों का चुनाव होगा वह किस माध्यम से होगा? वह होगा प्रत्यक्ष, व्यस्क, मताधिकार से। कैसे होगा? प्रत्यक्ष, व्यस्क, मताधिकार से। अब क्वेश्चन ये बनता है प्रत्यक्ष, व्यस्क, मताधिकार का क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे भारतीय नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और वे किसी न्यायालय के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं, उन्हें अपना बहुमूल्य मत करने का अधिकार होता है। क्या होता है? बहुमूल्य मत करने का अधिकार होता है। एक बार पुनः परिभाषा सुनेंगे। क्या होता है प्रत्यक्ष व्यस्क मताधिकार से आशय है कि ऐसे भारतीय नागरिक जिन्होंने की 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और वे किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं, उन्हें अपना बहुमूल्य मत करने का अधिकार प्राप्त होता है। एक देखेंगे दोस्तों अपन विशेष। क्या देखेंगे? विशेष की देखेंगे कि विशेष क्या होता है दोस्तों। विशेष में दोस्तों पहले भारतीय संविधान में मतदाता की आयु, याद रखिएगा दोस्तों, मतदाता की आयु 21 वर्ष थी। याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में मतदाता की आयु कितनी हुआ करती थी? आपको पता है भारतीय संविधान में 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। प्रारंभ में मतदाता की आयु क्या थी? 21 वर्ष। वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। तो एक प्रश्न निकल कर आता है कि 21 वर्ष मतदाता की आयु कब थी? तो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ था 1889, यानी 1889 में मतदाता की आयु की गई थी 21 वर्ष। यानी प्रारंभ में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, परंतु
भारतीय संविधान में 61वें नंबर का, याद रखिएगा दोस्तों, 61वें नंबर का एक क्या किया गया, संशोधन किया गया। क्या किया गया, 61वें नंबर का संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब किया गया, 1989 यानी 1989 में। पहले प्रारंभ में मतदाता की आयु 20 वर्ष थी। कब की गई थी मतदाता की आयु 20 वर्ष, 1889। और ठीक 100 साल बाद भारतीय संविधान में 61वें नंबर का 61 नंबर का संशोधन किया गया 1989 में। और मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो मैं बात करने जा रहा था कि ऐसे भारतीय नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और वे किसी न्यायालय के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं, उन्हें अपना बहुमूल्य मत करने का अधिकार दिया गया है। तो सदस्यों का चुनाव। अब आते हैं ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यताएं, यानी ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यताएं। किसी सदस्य को यानी किसी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सदस्य यानी वार्ड मेंबर सदस्य बनना है तो उसके लिए योग्यताएं कौन सी हैं, मुख्य योग्यताएं। उनमें से पहली योग्यता यह है कि उस व्यक्ति का मतदाता सूची में क्या हो दोस्तों, ना। पहली महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि जिस व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है, अर्थात वार्ड मेंबर बनना है, अर्थात पंच बनना है, उसके लिए पहली योग्यता होगी कि उस ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची है, जो वोटर पत्र है, उसमें क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम अनिवार्य होना चाहिए। अब करते हैं अपन दूसरी योग्यता की। कि दूसरी योग्यता तो याद रखिएगा, वह व्यक्ति कम से कम 6 माह तक उस ग्राम पंचायत में क्या कर चुका हूँ, निवास कर चुका हूँ। याद रखिएगा, जैसे कि मैं मुझे अपने ग्राम पंचायत में पंची का चुनाव लड़ना है, वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ना है, तो जिस ग्राम पंचायत से लड़ना है उस ग्राम पंचायत में 6 माह तक मैं रह चुका हूँ। हाल ही में 6 माह तक, चुनाव के पहले मैं 6 माह तक निवास कर चुका हूँ, तभी मेरा मतदाता सूची में नाम होगा और तभी मैं वहाँ चुनाव लड़ सकूंगा। तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता क्या होगी, तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता होगी कि ग्राम पंचायत के चाहे पदाधिकारी हों और चाहे क्या हो आपके एक पदाधिकारी या सदस्य, इनके लिए 21 वर्ष की आयु 21 वर्ष की आयु क्या होगी दोस्तों, अनिवार्य होगी। क्या होगी, 21 वर्ष की आयु अनिवार्य होगी। याद रखिएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं सदस्यों की योग्यताएं। किसी को अपन कह सकते हैं पंच बनने की, किसकी, पंच बनने की योग्यताएं। कल आएगा कि वार्ड मेंबर बनने के लिए, पंच बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी अनिवार्य योग्यताएं हैं। तो हमने उसमें पहली योग्यता बताई है कि उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, वह कम से कम उस ग्राम पंचायत में 6 माह तक हाल ही में निवास होना चाहिए। और याद रखिएगा दोस्तों कि 21 वर्ष की आयु भी होना क्या होगी, अनिवार्य होगी। यह ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यताएं होती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि इनका चुनाव भी अपन ने बता दिया, प्रत्यक्ष व्यस्क मताधिकार, और इनके सदस्यों की संख्या बता दी, कम से कम 10 और अधिकतम 20। और अपन ने सदस्यों की बात कर ली कि ग्राम पंचायत गठित करने के लिए कम से कम 1000 मतदाता क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। अब बात करेंगे अपन अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कार्यकाल। इस पर बात करने वाले दोस्तों कार्यकाल, यानी ग्राम पंचायत के सदस्यों का अपना कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल होगा दोस्तों पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। क्या होगा दोस्तों, 5 वर्ष। यानी आपको मान लीजिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है या पंच बनते हैं, तो आप कितने समय तक काम कर पाओगे, ओनली 5 वर्ष। जैसे 5 वर्ष, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष, विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष,
सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष, उप सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष। अधिकांशतः भारतीय संविधान में सभी का अधिकांशतः, देखिए मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे पदाधिकारी जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद का 6 वर्ष होता है, तो अधिकांशतः पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। उसी प्रकार से मैं बताने जा रहा था कि ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, तो उसको उनका कार्यकाल होता है अपना 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। बात करेंगे आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर लग रही होगी, अच्छी समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से आपकी क्लास समझ में आ रही है। बात करेंगे दोस्तों आगे कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी। बात करेंगे दोस्तों पदाधिकारी यानी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी। पदाधिकारी कौन कौन से होंगे? यानी ग्राम पंचायत पे पहले बात कर ली, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सब बात कर ली। अब आते हैं पदाधिकारी का, यानी ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी होंगे उनमें पहला नाम आएगा आपका सरपंच। क्या नाम आएगा? सरपंच। और दूसरा नाम आएगा आपका उप सरपंच। क्या आएगा? उप सरपंच। तो कल आएगा क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी कौन से होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो पहला नाम किसका आता है? सरपंच और उप सरपंच। ये दोनों ही ग्राम पंचायत के पदाधिकारी की श्रेणी में शामिल होते हैं, सरपंच और उप सरपंच। बात करेंगे सरपंच का चुनाव। सरपंच का चुनाव यानी जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है उसका चुनाव कैसे होगा? उसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से। क्लियर है दोस्तों? यदि आता है कि ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है जिसे अपन प्रधान कहते हैं, जिसे अपन मुखिया के रूप में जानते हैं, तो दोस्तों उसका चुनाव कैसे होगा? उसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से। अब बात करेंगे अपन उप सरपंच की कि उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा? उप सरपंच का चुनाव। देखिए अपन ने पहले बात की सरपंच की, अब बात किसकी करने जा रहे हैं? उप सरपंच। तो इसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष मताधिकार से। यानी सरपंच का चुनाव अपन ने क्या बात की कि सरपंच का जो चुनाव होगा ग्राम पंचायत के, जो प्रधान का चुनाव होगा वह होगा प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से। और जो मतलब उप सरपंच जिसे प्रधान के रूप में जानते हैं उसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दो शब्द होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कैसे होते हैं? जैसे मैं आपसे सीधी बात करूं कि श्रीमान जी नमस्कार या भाई साहब नमस्कार, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। और मैं बोलूं कि भाई साहब आप फलाने भाई साहब को, भाई साहब आप फलाने भाई साहब को मेरा नमस्कार कह देना, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो गांव का सरपंच होता है जिसे अपन प्रधान कहते हैं उसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से, अर्थात सीधे जनता उसे वोटिंग करेगी। और जो सरपंच होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। यानी जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं यानी ग्राम पंचायत के सदस्य। क्या होते हैं दोस्तों? ग्राम पंचायत के सदस्य। ग्राम पंचायत के सदस्य इनके माध्यम से कराया जाएगा गांव के उप सरपंच या उप प्रधान का चुनाव। क्लियर? इस प्रकार से ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष मताधिकार से। अब बात करेंगे सरपंच और उप सरपंच के कार्यकाल की, यानी दोनों के कार्यकाल की। किसकी बात करेंगे? दोनों के कार्यकाल की, कि दोनों का कार्यकाल क्या होगा। तो याद रखिएगा, सरपंच कहे चाहे उप सरपंच कहे, दोनों का कार्यकाल होगा पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। कितना होगा दोस्तों? दोनों का यानी कार्यकाल, चाहे प्रधान की बात करें चाहे उप प्रधान की बात करें। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों का अपना कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कितना होगा? 5 वर्ष। तो क्लियर हुआ? कल क्वेश्चन आएगा कि प्रधान का अपना कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधान का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।
या उप प्रधान यानी उप सरपंच जिसे कहते हैं उसका अपना कार्यकाल क्या होगा, तो उसका भी कार्यकाल होगा 5 वर्ष। अब दोस्तों अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है चुनाव की आयु, यानी चुनाव की आयु यानी सरपंच बनना या उप सरपंच बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 21 वर्ष। चाहे ग्राम पंचायत का पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, सभी के लिए 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य होगी। कितनी होगी? 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य। यानी गांव में कोई व्यक्ति तभी प्रधान बन सकेगा जब कम से कम या न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तब वह व्यक्ति गांव का सरपंच या उप सरपंच या पंच बनने की योग्यता रख सकेगा। क्लियर है दोस्तों? कल आता है कि ग्राम पंचायत में सरपंच बनने के लिए, जो प्रधान बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष, तो 21 वर्ष, उप सरपंच बनने के लिए तो भी 21 वर्ष, पंच बनने के लिए तो भी 21 वर्ष। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत के सरपंच। अब सरपंच की अगर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी देखिए फिक्स नहीं होती, कई रूपों में अलग अलग प्रकार से मिलता है कि 5,000, कहीं 5500, कहीं 8,000। लगभग मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि 5500 के समथिंग यानी 5,000 से 5500 लगभग प्रधान की क्या होती है, सैलरी होती है, वेतन होती है। लेकिन ये कभी क्वेश्चन बन के नहीं आएगा दोस्तों कि प्रधान की वेतन कितनी होती है। ये नॉर्मल जानकारी के लिए मैं बता दिया कि लगभग 5,000 से 5500 तक के बीच में होती है प्रधान की अपनी क्या वेतन होती है। क्लियर है दोस्तों? अब करेंगे पदोन्नति यानी सरपंच की पदोन्नति। सरपंच की पदोन्नति क्या बात करने वाले हैं? सरपंच की पदोन्नति। तो दोस्तों इसे दो तरीके से हटाया जाएगा, इसको पदोन्नति किया जाएगा। एक तो किया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव से। कैसे किया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव से। और दूसरा किया जाएगा दोस्तों राइट टू रिकॉल। अब ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, राइट टू रिकॉल क्या होता है, और इससे भरोसा क्या है। यानी जैसे अविश्वास प्रस्ताव कई बार सुना है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव या कामों प्रस्ताव, समझ रहे हैं ना दोस्तों? उसी प्रकार से एक होता है अविश्वास प्रस्ताव और एक होता है आपका राइट टू रिकॉल। अब ये राइट टू रिकॉल क्या होता है, याद रखिएगा। तो राइट टू रिकॉल और अविश्वास प्रस्ताव, इन दोनों प्रस्तावों के माध्यम से सरपंच को क्या किया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? ये मतलब अब पोजीशन तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये ग्राम पंचायत की चुनाव है, तो ये पंचों के द्वारा, मैं शॉर्ट में क्लियर कर दूं कि पंचों के द्वारा लाया जाएगा। किसके द्वारा लाया जाएगा? जो ग्राम पंचायत के कम से कम 10 और अधिकतम 20 पंच होते हैं ना दोस्तों, ये उन्हीं के द्वारा लाया जाता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। और राइट टू रिकॉल ये ग्राम पंचायत की जनता के द्वारा यानी मतदाताओं के द्वारा लाया जाता है राइट टू रिकॉल। इसमें पंच भी शामिल होते हैं, याद रखिएगा, आम जनता भी शामिल होती है, परंतु दोनों के लिए शर्तें रखी गई है। दोनों के लिए शर्तें रखी गई है कि अविश्वास प्रस्ताव किस स्थिति में लाया जाएगा या राइट टू रिकॉल प्रस्ताव किस स्थिति में लाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रधानी का पहला वर्ष होता है, प्रधानी का जो पहला वर्ष होता है, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई व्यक्ति जिसका नाम है राम लखन। क्या नाम है दोस्तों? राम लखन। और राम लखन को अपन प्रधान बनाते हैं। वो प्रधान बना आज मान लीजिए दोस्तों कि 13 तारीख है यानी 13 अगस्त। याद रखिएगा दोस्तों, आज क्या है? 13 अगस्त 2022 से। और वो अभी बनता है प्रधान, आज की डेट में बनता है राम लखन प्रधान। तो दोस्तों राम लखन पर अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन बाद लाया जाएगा? यानी क्या आज ही बना, आज ही ले आएंगे अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध? यानी क्या कल उसे हटा सकते हैं तुरंत, या हो सकता है कि लास्ट में सरपंच का कार्यकाल हमने 5 वर्ष बताया, क्योंकि कितना बताया दोस्तों? 5 वर्ष। तो क्या उसे लास्ट में कितने टाइम के लिए हटाया जा सकता है? क्या उसका मान लीजिए कि 4 वर्ष 9 महीने हो गया टाइम, तो क्या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? या
हो सकता है वो आज 13 तारीख को बना, क्या 23 तारीख को या 17 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में नहीं लाया जाएगा। किसी व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, किसी प्रधान पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अनिवार्य होगा कि वह कम से कम 1 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर चुका हो सकता है दोस्तों कई बुकों में 2 वर्ष बताया गया है, 2 वर्ष तक, लेकिन कम से कम 6 मतलब 1 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर चुका हो, तब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और राइट टू रिकॉल में यही कंडीशन बनती है कि राइट टू रिकॉल की स्थिति में लाया जाएगा। तो इसी स्थिति में कि 1 वर्ष तक यदि कोई सरपंच अपने पद पर कार्य कर चुका है और वहाँ की जनता के विरुद्ध काम करता है, भारतीय संविधान के विरुद्ध काम करता है, तो दोनों स्थितियों के माध्यम से यानी अविश्वास प्रस्ताव और राइट टू रिकॉल, इन दोनों स्थितियों के माध्यम से उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा, पद मुक्त कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी, और क्लास समझ में आ रही है तो आप प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको किस प्रकार की क्लास हमारी समझ में आ रही है। हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे मतलब स्थिति की, यानी फ्री व्यवस्था की अपन ने 3 स्थितियाँ बताई हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो अब बात करेंगे दोस्तों आगे। अब दूसरी स्तर की बात करेंगे। दूसरा स्तर क्या होगा फिर त्रिस्तरीय व्यवस्था का? दूसरा होगा अपना जनपद पंचायत। क्या होगा दोस्तों? जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जैसे ग्राम पंचायत पे किया है। एक जनपद पंचायत बनाने के लिए जैसे हमने ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 और अधिकतम 5000, उसी प्रकार से एक जनपद पंचायत बनाने के लिए कम से कम कितने? तो कम से कम यहाँ पर 5000 मतदाता, और 5000 से कितना? 50,000 तक। कितना? 5000 से 50,000। यानी आपको जनपद पंचायत गठित करनी, ग्राम पंचायत गठित के लिए अपन ने 1000 से 5000 के बीच चर्चा की थी, लेकिन जनपद पंचायत यानी अब जनपद पंचायत होती क्या है, याद रखिएगा, जनपद पंचायत में 1 से अधिक 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। तो 1 से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाता है, और जनपद पंचायत वही मानी जाएगी जिसमें कम से कम 5000 और अधिकतम 50,000 तक मतदाता हो सकते हैं। यानी एक जनपद पंचायत गठित करने के लिए 5000 से 50,000 मतदाता क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अगली बात करेंगे जनपद सदस्यों की संख्या। इसकी बात करने वाले हैं जनपद सदस्यों की संख्या, यानी एक जनपद पंचायत में कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने सदस्य तक चुने जाएंगे। याद रखिएगा, कम से कम कितने सदस्य और अधिकतम कितने सदस्य? तो कम से कम 10। ग्राम पंचायत में भी 10 थे, लेकिन यहाँ अधिकतम की अगर बात करेंगे तो यहाँ अधिकतम हो जाएंगे 25। तो क्लियर दोस्तों कि कम से कम 10 सदस्य होंगे जनपद पंचायत में, और अधिकतम कितने होंगे? अधिकतम होंगे 25 सदस्य। कितने होंगे? 25 सदस्य। अब बात करेंगे सदस्यों का चुनाव। क्या बात करेंगे? सदस्यों का चुनाव, यानी जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनपद पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव होगा वह होगा प्रत्यक्ष मताधिकार से। कल प्रश्न आएगा कि जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से कराया जाएगा? तो प्रत्यक्ष व्यस्क मताधिकार से। क्लियर है दोस्तों?
प्रत्यक्ष व्यस्क मताधिकार के माध्यम से जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या होगी 10 और अधिकतम जनसंख्या होगी 25, और एक जनपद पंचायत गठित करने के लिए 5,000 से 50,000 तक मतदाता क्या अनिवार्य होंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कार्यकाल की, यानी जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका अपना कार्यकाल क्या होगा, यानी जनपद पंचायत के सदस्यों का अपना कार्यकाल क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पद ग्रहण की तारीख से कितना होगा दोस्तों, 5 वर्ष। क्लियर हुआ। यदि आता है कि जनपद पंचायत के सदस्यों का अपना कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों पद ग्रहण की तारीख से होगा 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष। यानी जनपद पंचायत के जो सदस्य होंगे उनका अपना कार्यकाल होगा 5 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। जो जनपद पंचायत का सदस्य है, कल प्रश्न आ भी सकता है कि जनपद पंचायत का सदस्य का अपना कार्यकाल कितना होगा, या पद ग्रहण की तारीख से कब तक अपने पद पर कार्य कर सकेगा। तो ओनली 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। बात करेंगे अपन पदाधिकारी की। किसकी बात करेंगे, इसके पदाधिकारी की। किसकी बात करेंगे, पदाधिकारी की। किसकी बात करेंगे, पदाधिकारी। तो इसमें होगा एक जनपद अध्यक्ष। कौन होगा, जनपद अध्यक्ष। और एक होगा उपाध्यक्ष। क्या होगा, एक होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष। यानी कल प्रश्न आया है, जैसे हमने बात की थी कि जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी हैं वो सरपंच एंड उप सरपंच, उसी प्रकार से आते हैं जनपद पंचायत के पदाधिकारी। तो एक तो हो जाएगा अध्यक्ष और दूसरा हो जाएगा उपाध्यक्ष। क्लियर। क्या हो जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब पदाधिकारियों का चुनाव की बात करेंगे कि इनका चुनाव, यानी जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, तो इनका चुनाव कैसे होता है। इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष मताधिकार से। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, ग्राम पंचायत में केवल उप सरपंच, उप प्रधान का अपन ने चुनाव बताया था कि अप्रत्यक्ष मताधिकार, लेकिन जनपद पंचायत में दोनों का, याद रखिएगा दोनों का, यानी अप्रत्यक्ष मताधिकार, चाहे जनपद अध्यक्ष हो चाहे जनपद उपाध्यक्ष हो, इन दोनों का चुनाव कराया जाएगा अप्रत्यक्ष मताधिकार से। कैसे कराया जाएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष मताधिकार के माध्यम से क्या कराया जाएगा, इनका चुनाव कराया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। क्या करते हैं, इनके कार्यकाल की, कि इनका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल क्या होगा, इनका कार्यकाल हमने पहले बता दिया है। सदस्यों का कार्यकाल क्या बताया था, 5 वर्ष। लेकिन अब पदाधिकारियों के कार्यकाल की बात करें, किसके, पदाधिकारियों के कार्यकाल की बात करें कि इनका कार्यकाल क्या होगा, तो इनका कार्यकाल भी होगा 5 वर्ष। तो याद रखिएगा दोस्तों, 5 वर्ष कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष। चाहे जनपद सदस्य की बात करें या अध्यक्ष की बात करें या उपाध्यक्ष की बात करें, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का अपना कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष। अब बात करते हैं इसके पादेन अधिकारी। क्या बात करेंगे, पादेन अधिकारी, पदाधिकारी, पादेन पदाधिकारी, यानी जो जनपद पंचायत में पादेन का मतलब होता है जिनका चुनाव ना कराया जाए, उन्हें पद प्राप्त हो जाए, अर्थात जिनकी नियुक्ति एक प्रकार से मनोनीति कर दिया जाए, वो होते हैं पादेन पदाधिकारी। तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा आपका क्षेत्रीय विधायक। क्षेत्रीय विधायक जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं एमएलए, या इसी मतलब कह सकते हैं क्षेत्रीय सांसद, यानी क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर दोस्तों। तो क्षेत्रीय विधायक और सांसद ये जनपद पंचायत में पादेन पदाधिकारी होते हैं। परंतु दोस्तों याद रखिएगा, जनपद पंचायत में पादेन पदाधिकारी कौन होते हैं, तो हमें बताया क्षेत्रीय सांसद और विधायक, परंतु इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार
नहीं होता। याद रखिएगा, जनपद पंचायत में पदाधिकारी पदाधिकारी क्षेत्रीय सांसद और विधायक होते हैं, परंतु ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे, क्योंकि दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा वह होगा अप्रत्यक्ष मताधिकार से। तो इन क्षेत्रीय सांसद और विधायकों को जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हैं, इन्हें इनके चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदमुक्ति। पदमुक्ति यानी अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को किस प्रकार से पदमुक्त किया जाएगा, तो इन्हें पदमुक्त किया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव से। किससे किया जाएगा दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पद मुक्त कर दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब अपन बात करते हैं यानी ग्राम पंचायत की तीसरी जो उच्च स्तर की संस्था है जिसे अपन कहेंगे जिला पंचायत है। इसकी बात करने वाले हैं जिला पंचायत की। आगे जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे वो सभी क्लियर किया जाएगा। बात करने वाले हैं जो तीसरा स्तर जिसे अपन जिला पंचायत के रूप में जानते हैं। किस में जानते हैं? जिला पंचायत। यानी अब क्वेश्चन बनता है कि जिला पंचायत यानी एक से अधिक जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत में क्या अपन ने बात की थी कि एक से अधिक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत यानी कम से कम 5000। उसी प्रकार से बात करने वाले उच्च स्तर यानी जिला पंचायत, ग्राम स्तर की जो सबसे उच्च स्तर की स्तर है उसे अपन जिला पंचायत के रूप में जानते हैं। तो एक से अधिक जनपद पंचायत शामिल होगी। तो जिला पंचायत बनाने के लिए 50,000 से कितने से 50,000 से 5 लाख तक मतदाता क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। क्लियर? देखिए ग्राम पंचायत में 1000 से 5000, जनपद पंचायत में 5000 से 50,000, फिर जिला पंचायत में 50,000 से 5 लाख तक मतदाता होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करेंगे सदस्यों की संख्या यानी अधिकतम कितने सदस्य तक चुने जाएंगे जिला पंचायत में। क्लियर दोस्तों? तो कम से कम अगर बात करते हैं तो कम से कम 10, कम से कम 10 और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो अधिकतम होंगे 35। तो क्लियर कि कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम जिला पंचायत में कितने? 35 सदस्य तक चुने जाएंगे। क्लियर है दोस्तों कि कम से कम 10 सदस्य तक चुने जाएंगे और अधिकतम 35 सदस्य तक चुने जाएंगे। अब बात करेंगे अपन दोस्तों सदस्यों का चुनाव यानी जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे उनका चुनाव कैसे होगा? उनका चुनाव होगा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से। क्लियर दोस्तों कि जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उनका चुनाव अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे होगा, तो उनका चुनाव होगा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से। जिनकी कम से कम जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 लेकिन अधिकतम जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 35 तक हो सकती है। और एक जिला पंचायत बनाने के लिए 50,000 से 5 लाख तक 50,000 से 5 लाख तक मतदाता होना अनिवार्य होता है। अब बात करेंगे कार्यकाल की। किसकी बात करेंगे? जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल यानी जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके अपन कार्यकाल की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? कार्यकाल की। तो कार्यकाल कितना होगा? तो वही होगा पद ग्रहण की तारीख से पद
ग्रहण की तारीख से कितना होगा 5 वर्ष। कितना होगा? पद ग्रहण की तारीख से होगा 5 वर्ष। यानी जो जिला पंचायत के मतलब सदस्य होते हैं वो दोस्तों पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर पदासीन बने रहेंगे। अब बात करेंगे अपन पदाधिकारी की। किसकी बात करेंगे? पदाधिकारी यानी जिला पंचायत में जो पदाधिकारी होंगे वो कौन होगा? वो होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यानी ये होंगे जिला पंचायत के पदाधिकारी। कौन होंगे? जिला पंचायत के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब अगली बात करने वाले हैं दोस्तों पदाधिकारियों का चुनाव। क्या बात करने वाले दोस्तों? पदाधिकारियों का चुनाव। तो इनका चुनाव कैसे होगा? पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होगा? तो इनका चुनाव कैसे होगा दोस्तों? इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष मताधिकार। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष मताधिकार से। यानी जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होगा उसका भी चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात जो जिला पंचायत के पदाधिकारी होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष मताधिकार से। अर्थात इनके चुनाव में भाग लेने वाले होंगे जिला पंचायत के सदस्य। जिला पंचायत के सदस्य जो प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार के माध्यम से चुने गए थे, अब वही लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे अपन पादेन। याद रखिएगा, पादेन पदाधिकारियों की। किसकी बात करने वाले हैं? पादेन पदाधिकारियों की, कि जिनका चुनाव नहीं होता परंतु जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो इनमें पहले नाम आएगा, जैसे अपन बात करेंगे क्षेत्रीय सांसद। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जिला सहकारी बैंक का जो मान लीजिए चेयरमैन होगा वो इसी के अंतर्गत आएंगे। ये आएंगे पदाधिकारी। अर्थात जिनका चुनाव नहीं होगा लेकिन ये जिला पंचायत के सदस्य होंगे। और याद रखिएगा, जिला पंचायत के क्या होंगे? सदस्य होंगे। परंतु जिला पंचायत के जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो ये उसमें भाग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? भाग नहीं लेंगे। और याद रखिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनका भी अपना कार्यकाल कितना होगा? इनका भी कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। और क्लास समझ में आ रही तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से क्लास समझ में आ रही है। अब बात करेंगे अपन छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था से ही रिलेटेड है, जिन्हें अपन ने अति महत्वपूर्ण के अंतर्गत शामिल किया है कि यदि आपका पेपर डीप में जाता है, कठिन मन का जाता है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। हमने तीनों स्तरों के बारे में बताया कि अधिकतम कितने सदस्य चुनाव लड़ने की कार्यकाल, किस तरीके की अपन ने चर्चा की। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाएगा, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, इस तरीके से अपन ने चर्चा की। अब अपन बात करने वाले हैं, जैसे अपन ने पहला स्तर बताया था ग्राम पंचायत। क्या बताया था? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर बताया था आपका जनपद पंचायत, और तीसरा स्तर बताया था आपका जिला पंचायत बताया था दोस्तों। तो अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि ग्राम पंचायत का अधिकारी कौन होता है। यानी ग्राम पंचायत जो होती है, जैसे 1000 मतदाताओं की आवश्यकता होती है, तो ग्राम पंचायत में क्लियर, तो ग्राम पंचायत का जो अधिकारी की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, जिसे अपन क्या कहेंगे? प्रशासनिक अधिकारी। ये कौन होगा दोस्तों? यह होगा ग्राम सचिव। कौन होगा? ग्राम सचिव। यानी जो अगर अपन बात करते हैं ग्राम पंचायत की, कि ग्राम पंचायत का जो अधिकारी, देख अभी अपन ने पदाधिकारी की बात की थी
उसमें अपन ने बताया सरपंच एंड उप सरपंच। लेकिन अब बात किसकी करने जा रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी की। तो ये कौन होगा? ग्राम सचिव। यानी जो ग्राम पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी होगा वह होगा आपका ग्राम सचिव, जिसे आप सेक्रेटरी भी कहते होंगे। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, यही होता है ग्राम पंचायत का प्रशासनिक यानी सरकारी अधिकारी। अब बात करेंगे अपन भू राजस्व अधिकारी। किसकी बात करेंगे? भू राजस्व अधिकारी। किसकी बात करने वाले हैं? भू राजस्व। यानी ग्राम पंचायत में जो भू राजस्व अधिकारी होगा वह कौन होगा दोस्तों? तो ग्राम पंचायत का जो भू राजस्व अधिकारी होगा वह होगा आपका पटवारी, जिसे अपन लेखपाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेखपाल। या इंग्लिश में जिसे अपन पटवारी, जिसकी अपन तैयारी करने जा रहे हैं, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके समक्ष रखा गया है, पटवारी। यानी यह भू राजस्व का ग्राम लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यानी ये पहला अधिकारी होता है पटवारी। यानी ग्राम पंचायत में जो भू माने होता है भूमि, यानी भूमि की नाप नपाई का काम करता है। आगे हम बताएंगे दोस्तों पटवारी के क्या काम होते हैं, ये जरीब क्या होती है, ये दुनियादारी अपन सब ऊपर चर्चा करने वाले आगे के टॉपिकों पर। तो भू राजस्व अधिकारी कहलाएगा तो अपन को लेखपाल बोलना है, जिसे अपन पटवारी कहते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी में अपन को किसका नाम लेना है? यानी ग्राम सचिव का। एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्राम पंचायत यानी मध्य प्रदेश में अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत हो सकती हैं? तो हो सकती हैं, वो पॉपुलेशन पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर वर्तमान में बात करेंगे कि वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायत है, तो वर्तमान में 23,014। कितनी दोस्तों? 23,014 ग्राम पंचायत है। कितनी है? 23,014। ये वर्तमान में ग्राम पंचायतों की क्या है? सदस्य संख्या। अब बात करेंगे अपन जिला पंचायत। जिला पंचायत में हमने बताया दोस्तों सदस्यों का चुनाव अधिकतम सदस्य 5,000 से 50,000 तक। अब बात करेंगे कि जो जिला पंचायत है ये किस स्तर तक इसको मतलब क्या छूट दी जाएगी? जनपद पंचायत में किसको फ्री किया जाएगा? जनपद पंचायत में क्या हर मतलब राज्य में जनपद पंचायत होना अनिवार्य होगा? क्या हर राज्य में जनपद पंचायत नहीं होना चाहिए? तो किस राज्य में नहीं होना चाहिए, किस राज्य में? तो याद रखिएगा दोस्तों, जहां की जनसंख्या जहां की मतलब जिस राज्य की बात करने वाले, जहां का मतलब संसार का अर्थ न निकाल लेना, जहां का अर्थ संसार से न निकाल लेना, मतलब जिस राज्य की या जहां के राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है। याद रखिएगा 20 लाख से कम है। याद रखिएगा 20 लाख से कम है, वहां पर जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर बनाने की क्या रहेगी? छूट रहेगी। यानी हमने बताया कि जिस राज्य की पॉपुलेशन या जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर ब्लॉक स्तर जिसे अपन कहते हैं जनपद पंचायत में क्या दी गई है? जनपद पंचायत में छूट दी गई है। छूट दी गई का मतलब आप जनपद पंचायत गठित भी कर सकते हैं या नहीं भी गठित कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है दोस्तों, तो वहां जनपद पंचायत उसी को बोलते हैं आपकी पंचायत समिति, उसी को बोलते हैं ब्लॉक समिति, वहां पर बनाने पर क्या दी गई है? छूट भी दी गई है। फिर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल कर आता है कि जनपद पंचायत में किस राज्य में किस तरीके से किस नाम से जाना जाता है? क्लियर? तो जैसे अपना पहला राज्य बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं इसे? तो मध्य प्रदेश में कहते हैं जनपद पंचायत को जनपद पंचायत। क्या कहते हैं? कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में जो दूसरा स्तर है, याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का दूसरा स्तर है, जिसे अपन जनपद पंचायत के रूप में जानते हैं, ब्लॉक समिति के रूप में जानते हैं या पंचायत समिति के रूप में जानते हैं, तो मध्य प्रदेश में से किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो मध्य प्रदेश में से क्या कहेंगे दोस्तों? मध्य प्रदेश में कहेंगे जनपद पंचायत। क्या कहेंगे? जनपद पंचायत।
क्लियर? कि कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश में जो दूसरा स्तर है, जनपद पंचायत का मतलब पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है जिसे ब्लॉक स्तर के रूप में जाना जाता है, तो इसमें मध्य प्रदेश में इस स्तर को किस नाम से जाना जाएगा? तो हमारे मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का दूसरा स्तर है जिसे ब्लॉक स्तर या जनपद या पंचायत समिति के रूप में जानते हैं, उसे कहा जाएगा जनपद पंचायत। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में से किस नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में से कहते हैं क्षेत्रीय पंचायत। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्रीय पंचायत। यानी मध्य प्रदेश में जिसे अपन जनपद पंचायत कहते हैं, मध्य प्रदेश में जैसे अपन जनपद पंचायत कहते हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में देखेंगे उसे क्षेत्रीय पंचायत के रूप में जाना जाता है। किसमें? क्षेत्रीय पंचायत के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे दूसरे राज्य की, यानी चलें लेते हैं तमिलनाडु। याद रखिएगा, एक राज्य तमिलनाडु। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कहलाता है तमिलनाडु। तो यहाँ से क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पंचायत यूनियन। क्या कहते हैं? पंचायत यूनियन। यानी जिस प्रकार से ब्लॉक स्तर को मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पंचायत, उसी प्रकार से तमिलनाडु में कहते हैं पंचायत यूनियन। क्या कहते हैं? पंचायत यूनियन। बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य होगा केरल। क्या होगा? केरल। यानी केरल जो हमारे भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है, यहाँ से क्या कहते हैं? यहाँ से कहते हैं दोस्तों ब्लॉक पंचायत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पंचायत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पंचायत। यानी क्लियर हुआ, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन, और केरल में क्या कहते हैं? केरल में कहते हैं ब्लॉक पंचायत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पंचायत। अब देखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश एक राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, यह भारत का पहला राज्य जिसे 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में से क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में कहते हैं मंडल परिषद। क्या कहते हैं दोस्तों? मंडल परिषद। यानी मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहते हैं ब्लॉक स्तर को, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पंचायत कहते हैं, तमिलनाडु में यूनियन पंचायत यूनियन कहते हैं, केरल में ब्लॉक पंचायत कहते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में ब्लॉक पंचायत या जनपद पंचायत को क्या कहते हैं? तो हमने क्या बात की? मंडल परिषद। क्या कहते हैं दोस्तों? मंडल परिषद। यानी मंडल परिषद के रूप में जाना जाएगा आंध्र प्रदेश में। किसे? आंध्र प्रदेश में। अब बात करेंगे अपना की मतलब असम। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। याद रखिएगा दोस्तों, दिसपुर। असम में से क्या कहा जाएगा? इसे असम में कहा जाएगा अंचालित परिषद। क्या कहा जाएगा? अंचालित। यानी किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? असम में। असम में क्या कहा जाएगा? असम में कहा जाएगा अंचलित परिषद। क्या कहा जाएगा? अंचलित परिषद, जिसे मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहते हैं ना दोस्तों। क्या कहते हैं? जनपद पंचायत। उसे कहा जाएगा असम में आपका क्या? अंचलित परिषद। और दोस्तों अन्य राज्यों में देखेंगे, जैसे अपन देखेंगे बिहार, जैसे अपन देखेंगे हरियाणा, जैसे हिमाचल प्रदेश, यानी बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन्हें में क्या कहा जाता है? इनमें कहते हैं पंचायत समिति। तो दोस्तों क्लियर हुआ पंचायत समिति कहाँ जाएगा? तो जैसे अपन थोड़ा नाम लेते हैं हरियाणा में कहते हैं पंचायत समिति, और कहाँ कहते हैं? आपका सॉरी पंजाब। कहाँ कहते हैं? पंजाब। यहाँ भी कहते हैं। और कहाँ कहते हैं दोस्तों? हरियाणा। और हरियाणा हो गया, तो हरियाणा हो गया महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र है कई, मतलब 7-8 राज्य, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया। क्लियर? तो बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में कहते हैं इसे पंचायत समिति। क्या कहते हैं? पंचायत समिति। एक बार पुनः सुने कि पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति,
इसे किन के राज्यों में कहते हैं? तो पंचायत समिति इसे हरियाणा में कहते हैं, पंचायत समिति इसे पंजाब में कहते हैं, पंचायत समिति हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, पंचायत समिति महाराष्ट्र में कहते हैं, पंचायत समिति इसे उड़ीसा में कहते हैं और पंचायत समिति इसे बिहार में भी कहते हैं। तो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में से कहा जाता है पंचायत समिति। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अब बात करते हैं अपन तीसरे स्तर की। किसकी बात करेंगे? तीसरा स्तर जो उच्च स्तर है, यह ग्राम पंचायत का बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च स्तर। याद रखिएगा, जिला पंचायत जिसमें जिला अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अपन बात करने वाले हैं कि जिला पंचायत को क्या दूसरे राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से कहते हैं जिला पंचायत। क्या कहते हैं? जिला पंचायत। जैसे अपन बात करते हैं यूपी और एमपी की, कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है जिला पंचायत। ये कहाँ कहा जाता है? अपने एमपी और यूपी में। अब गुजरात, केरल, तमिलनाडु यानी एमपी और यूपी में जो पंचायती राज या पुलिस की व्यवस्था का सबसे उच्चतम स्तर है, जिसे अपन ने जिला पंचायत से संबोधित किया, उसे अपन ने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे जिला पंचायत के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन गुजरात, केरल और तमिलनाडु, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में से किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु में से कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। क्या कहते हैं दोस्तों? थोड़ा अंग्रेजी का नाम है, परंतु याद रखिएगा क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं गुजरात, केरल और तमिलनाडु में। किसे कहते हैं? जिला पंचायत। यूपीएमपी में हमने क्या बताया कि इसे जिला पंचायत कहते हैं, लेकिन गुजरात, केरल और तमिलनाडु में से क्या कहते हैं? जिला पंचायत को इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब पश्चिम बंगाल राज्य में क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में कहते हैं दोस्तों जिला परिषद। देखिए दोस्तों, हमने बताया कि यूपी और एमपी में से क्या कहते हैं? जिला पंचायत। गुजरात, केरल, तमिलनाडु इनमें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और वही पश्चिम बंगाल में अगर आते हैं तो पश्चिम बंगाल में से कहते हैं जिला परिषद। क्या कहते हैं? जिला परिषद। क्लियर? पश्चिम बंगाल में कहते, कर्नाटक में कहते, उड़ीसा में कहते, पंजाब में कहते, राजस्थान में कहते, हरियाणा में कहते, बिहार में कहते, आंध्र प्रदेश में कहते और असम में कहते। क्या कहते हैं? जिला परिषद। कितने राज्यों में? जैसे हमने ब्लॉक स्तर पर बताया था, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार बताया था दोस्तों। वहाँ क्या कहते थे? पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। उसी प्रकार से जिला पंचायत में, जिला पंचायत को भी कुछ राज्यों में क्या कहा जाता है? जिला परिषद के रूप में जाना जाता है। वो राज्य एक बार पुनः सुनेंगे: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में से कहते हैं जिला पंचायत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंच के जरूर बताइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, हमें सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। हम मिलते हैं इसी क्लास को पुनः आगे क्रम में लेते हुए। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।